नोट कर लीजिए। चलिए समझिएगा। सबसे पहली बात जो आपको समझनी है उसे ध्यान से देखेंगे हम लोग। हम एक नया चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम पॉलीमर है। मैं आपको इस चैप्टर के अंदर ज़्यादा तगड़ा पढ़ाने वाला नहीं हूँ। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको हिंट और एक्सप्लेनेशन दूंगा। बात क्लियर? यानी कि मेरे पढ़ाने के बाद ये चैप्टर आपको एनसीईआरटी से रीडिंग करना है। मैं इस चैप्टर को इजी बना दूंगा, लेकिन इन पर क्या कैटलिस्ट यूज हो रहे हैं, क्या नहीं, क्या यूजेस हैं, ये सब नहीं बताऊंगा मैं आपको। ये सब आपको एनसीईआरटी से पढ़ना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या चाहिए। लेकिन हाँ, मैं इस चैप्टर को इजी बहुत ज़्यादा बना दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलीमर समझेंगे। पॉलीमर क्या है सबसे पहली बात देखिए। पॉली मीन्स होता है बहुत सारे, मर मीन्स होता है मोनोमर। जब बहुत सारे मोनोमर आपस में पॉलीमराइज होंगे, जब बहुत सारे मोनोमर आपस में पॉलीमराइज होंगे, इस एरो के ऊपर लिखते हैं पॉलीमराइजेशन। क्या लिखते हैं इस एरो के ऊपर? पॉलीमराइजेशन। डन। जब बहुत सारे मोनोमर आपस में ज्वाइन होते हैं, जब बहुत सारे मोनोमर आपस में ज्वाइन होते हैं, ठीक, जब बहुत सारे मोनोमर आपस में जुड़ जाते हैं तो मिलकर के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये वाला बॉन्ड गया आगे, ये वाला बॉन्ड आगे गया तो ये वाला बॉन्ड ये रहा, ये वाला बॉन्ड ये रहा। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड आया है वो ये वाला आया है। डन। और ये वाला बॉन्ड ये रहा, ठीक। और ये वाला बॉन्ड पीछे से आया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको बताएंगे। बात क्लियर? हालांकि जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको डिटेल पता होगी तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा छोटा सा इशू है। इजीली से बॉन्ड ट्रांसफर आप सीख लेंगे। फिलहाल हम बॉन्ड ट्रांसफर पे इतना ध्यान न दें। तो पॉलीमर का मतलब होता है, पॉली मतलब होता है बहुत सारे। जब बहुत सारे मोनोमर आपस में जुड़ते हैं तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम पॉलीमर कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसे कहता हूं इथीन और इसका नाम हो जाएगा पॉलीथीन। बात क्लियर? तो जब बहुत सारे मोनोमर आपस में जुड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे तो मैं उसे कहूंगा पॉलीमर, यानी कि ये बन जाएगा पॉलीथीन। बात क्लियर? अब एक छोटी सी बात आपको ध्यान से समझनी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से समझिए। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन सोर्सेज। सोर्सेज के हिसाब से पॉलीमर तीन तरह के होंगे। पहला है नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर वो पॉलीमर होते हैं जो हमें प्लांट और एनिमल से मिले। बात क्लियर? जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलता है उसे हम कहते हैं नेचुरल पॉलीमर। इसके एग्जांपल हैं, जैसे आप देखिए ऊन हो गई, सिल्क हो गया, ठीक है जी, रबड़ हो गई, ये सब। जैसे प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, सम रेजिन एंड रबड़, ये सब हमारे क्या है? एग्जाम्पल है नेचुरल पॉलीमर के, जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर वो पॉलीमर होते हैं जिनका स्टार्टिंग मटेरियल तो नेचुरल होता है लेकिन बाद में उनमें कुछ मिला करके उन्हें आगे बढ़ाया जाता है, तो उसे कहेंगे सेमी सिंथेटिक। जैसे सेलुलोज डेरिवेटिव होते हैं, जैसे सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज एसीटेट, जिसे रेयान बोलते हैं, ठीक। तो सिंपल सीधी सी बात क्या है इस जगह पर? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर अकॉर्डिंग टू देयर सोर्सेज। नेचुरल अकरिंग पॉलीमर वो पॉलीमर जो एलिमेंट, जो वो पॉलीमर जो किससे मिलते हैं? एनिमल और प्लांट से। सेमी सिंथेटिक जिनका स्टार्टिंग मटेरियल तो नेचुरल होता है, बाद में उनमें कुछ मिलाया जाता है। सिंथेटिक पॉलीमर वो पॉलीमर होते हैं जो कंप्लीटली मैन मेड होंगे। कंप्लीटली मैन मेड के एग्जांपल है प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर। इनके नाम है, प्लास्टिक का एग्जांपल है पॉलीथीन, इसका नाम है नायलॉन 66 और नेचुरल रबर का नाम है ब्यूना एस। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर सोर्सेज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट इंपॉर्टेंट है। बात क्लियर? इसे नोट कर लीजिएगा, मैं इसे रब करता हूँ, ठीक। अब इन एरो पर फोकस ना कीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इसके बाद मैं आपको समझाने जा रहा हूँ अगला क्लासिफिकेशन। अब इसको रब कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो मैं अब आपको समझाने जा रहा हूँ, देखिए। तो सबसे पहली बात क्या है समझिए आप, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। मॉलिक्यूलर फोर्सेस के हिसाब से 4 तरह के होंगे। फर्स्ट इलास्टोमर, सेकंड फाइबर, थर्ड थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, अगला है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। अब ध्यान समझेंगे इलास्टोमर क्या है, फाइबर क्या है, थर्मोप्लास्टिक क्या है और थर्मोसेटिंग पॉलीमर क्या है।
सबसे पहले एक चीज आपको यहाँ पर समझनी है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिएगा क्या है। सबसे पहले इलास्टोमर। देखिए सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन मैं करने जा रहा हूँ ये बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेज है। अगर बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेज है तो सबसे पहले इलास्टोमर समझेंगे। इलास्टोमर से पहले एक छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। वो बात क्या है कि अगर मैं किन्हीं दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ही ज़्यादा कम रखता हूँ। देखिए सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिए कि जितने भी हमारे पॉलीमर होंगे सभी के सभी लगभग सॉलिड होंगे। सॉलिड क्यों होंगे ध्यान से समझना है आपको। देखिए आपने सुना होगा कार्बन 1 से लेकर 5 हमारे गैस होते हैं, बात क्लियर। कार्बन 5 से लेकर 17 हमारे लिक्विड होते हैं, बात क्लियर। और कार्बन 17 से ज़्यादा हमारे सॉलिड होते हैं, पहली बात। और हमारे जो पॉलीमर है अगर उसके पॉलीमर के स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो यहाँ पर N लग रहा है। N मतलब कि ये लगभग 100, 200, 1000, 2000, 20000, 50000 तक जा सकता है। 50000 से भी ज़्यादा जा सकता है, यानी कि 17 कार्बन से तो ज़्यादा ही नहीं। तो यानी कि सिंपल सीधी सी बात है, पॉलीमर हमारे सॉलिड कंपाउंड होंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसी के साथ साथ मैं अब आपको एक छोटी सी चीज़ बताने जा रहा हूँ, उसे ध्यान समझना है। देखिए सबसे पहले क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेज में एक बात आपको ध्यान से समझनी है। इलास्टोमर वो पॉलीमर होते हैं जिनके अंदर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डेवलप हो जाते हैं। इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ही ज्यादा वीक होते हैं। देखिए आप एक छोटी सी बात को ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ एक छोटा सा बेसिक। अगर मान लीजिए किन्हीं दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ही ज्यादा हाई होती है, अगर किन्हीं दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ही ज्यादा हाई होती है तो उसे मैं क्या कहूंगा, ध्यान समझिए, उसे मैं कहूंगा कि वो टेंसाइल स्ट्रेंथ शो करेगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है कि जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ स्टील के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ही ज्यादा है, तो अगर आप उसे डिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो वो अपने आप को वापस जल्दी रीगेन कर लेगा। यानी कि जिस कंपाउंड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा हाई होती है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ शो करता है, एक जगह लिख लीजिए, ठीक। इसी के बाद जिस कंपाउंड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ही ज्यादा वीक होते हैं जैसे रबर, तो वो इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करता है, आसानी से खींच जाता है, बात क्लियर, और ज्यादा खींचने पे टूट भी सकता है जैसे रबर। तो जिस कंपाउंड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा हाई होंगे वो क्या शो करेगा, वो शो करेगा टेंसाइल स्ट्रेंथ। और जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ही ज्यादा वीक होंगे तो वो क्या शो करता है, ध्यान समझेंगे, वो शो करता है हमारा, क्या शो करता है वो, जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ही ज्यादा वीक होंगे, इलास्टिक प्रॉपर्टी। बात क्लियर, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद मैं आपको एक छोटी सी बात समझाने जा रहा हूं कि इलास्टोमर क्या है। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस में अगर मैं आपको बात करूं तो इलास्टोमर वो पॉलीमर होते हैं जिनमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही ज्यादा वीक होती है, बात क्लियर। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस में इलास्टोमर वो कंपाउंड होते हैं जिनमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही ज्यादा क्या होती हैं, बहुत ही ज्यादा वीक होती है। और जिसके अंदर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही ज्यादा वीक होगी तो जैसी बात है वो इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करेगा। यानी कि ये पॉलीमर वो पॉलीमर है जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, मतलब खींचने से आसानी से खींचे जाएंगे। इसका एग्जांपल है रबर। इसका एग्जांपल बाकायदा लिखा जाता है वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। इस चीज को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा बाकायदा, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, इस चीज को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन आप ऐसे समझ सकते हैं इस चीज को। एक एग्जांपल देके मैं आपको समझा देता हूं। देखिए पहाड़ों पर रबर ट्री हुआ करते थे, अब भी होते हैं, पहाड़ों पर रबर ट्री होते हैं। इन रबर ट्री में हम क्या करते हैं, एक सिलेंड्रिकल कट इधर डाला, एक कट इधर डाला और उस पर एक कंटेनर जोड़ दिया। जब उस पर एक कंटेनर जोड़ दिया तो वहां पर व्हाइट टाइप का लेटेक्स टाइप का गिरता रहता है। ये जो व्हाइट टाइप का लेटेक्स गिरता है ना, इसे हम कहते हैं नेचुरल रबर। क्या कहते हैं इसे, नेचुरल रबर। पहाड़ों पर आप जानते हैं बहुत जल्दी टेम्परेचर होते हैं डिक्रीज। जब ये बहुत ही जल्दी टेम्परेचर डिक्रीज होते हैं तो ये जो नेचुरल रबर है ये अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी खो देती है। जब ये अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी खो देती है तो वहां के आदिवासी इसे पहाड़ से नीचे फेंक देते हैं कि भैया ये रबर हमारी खराब हो गई।
बात क्लियर? तो इसे खराब समझ करके नीचे फेंक देते हैं। अब एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था गुडियर, जिनके नाम पर आज भी ट्रक के टायर चलते हैं और लिखा रहता है बाकायदा गुडईयर। बात क्लियर? तो सिंपल सीधी सी बात क्या है, एक साइंटिस्ट थे गुडियर, उन्होंने क्या काम किया, जितनी भी रबड़ फालतू में पड़ी हुई थी, बेकार में पड़ी हुई थी, इस रबड़ के अंदर बाकायदा इस रबड़ के अंदर इन्होंने 5 से 7% सल्फर मिला दिया। कितना सल्फर मिलाया? 5 से 7%। और सल्फर ने बाकायदा इसके अंदर क्रॉस लिंक बना दिए, जिससे इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी रीगेन हो गई। तो इस प्रोसेस को 5 से 7% सल्फर मिला करके रबड़ में गर्म करना और रबड़ द्वारा क्रॉस लिंक बना लेना, इस चीज को हम कहते हैं बाकायदा वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़। और जब भी कोई पॉलीमर के बीच में क्रॉस लिंक बन जाते हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉस लिंक पॉलीमर। बात क्लियर? तो इलास्टोमर क्या होते हैं? इलास्टोमर हमारे वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वाले पॉलीमर होते हैं। वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होने की वजह से इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती है। बात क्लियर? इसका एग्जांपल वल्केनाइजेशन ऑफ रबर है। इस चीज को नोट करना चाहो तो नोट कर लो, मैं इसे रब करने जा रहा हूँ। ये वल्केनाइजेशन रबर मैंने इसे लाइन से बना दी है, इसका पूरा स्ट्रक्चर मैं आगे बनाऊंगा। बात क्लियर? तो सबसे पहली बात ये मैंने यहाँ कंफर्म कर दिया, इलास्टोमर। इलास्टोमर मतलब क्या होते हैं? वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वाले सॉलिड होते हैं, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा वीक होने के कारण इनके अंदर बाकायदा इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती है। अगला आ जाता है फाइबर। फाइबर वो होते हैं जिसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। फाइबर वो होते हैं जिनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये टेंसाइल स्ट्रेंथ शो करते हैं। ये टेंसाइल स्ट्रेंथ शो करते हैं, वो भी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। बात क्लियर? यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ शो करते हैं। एग्जांपल एनसीईआरटी से देख लेना। अच्छा, इसका एग्जांपल वैसे नायलॉन 6 मैंने बता दिया, ठीक। फिलहाल आप एनसीईआरटी से इसकी रीडिंग कर लेंगे। जो मैंने बताया, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के कारण हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले सॉलिड होते हैं, पॉलीमर होते हैं। एग्जांपल नायलॉन 6। अगला जो कंपाउंड है वो है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होती है? वो प्लास्टिक जो रीमोल, रिसाइकल, रीयूज हो सके। यानी कि थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होती है जो रिसाइकल हो सके। जैसे एक व्हाइट कलर की पन्नी थी, दूध लेने जब जाते हुए पॉलिथीन दी जाती है, वो व्हाइट कलर की होती है। वैसे भी खाना हमें, जो हम खाने पीने की चीजें लाते हैं, वो व्हाइट कलर की पन्नी में ही लानी चाहिए, बिल्कुल व्हाइट कलर की, क्योंकि वो पहली बार बनती है। फिर जब वो फेंक दी जाती है तो थोड़ी क्रीम कलर की बना लेते हैं। फिर वो फेंक दी जाती है तो उसमें हल्का सा कलर डाल देते हैं, येलो। फिर वो फेंक दी जाती है, दोबारा उठा के लाते हैं तो पिंक कर लेते हैं, थोड़ी सी और करने के बाद ब्लू कर लेते हैं, थोड़ा सा और करने के बाद डार्क ब्लू, फिर दोबारा फेंके जाने के बाद ब्लैक। ब्लैक सबसे लास्ट में बनती है। तो जब भी खाने पीने की चीजें आप लाते हैं तो उसको ध्यान रखिए, व्हाइट पन्नी में ही लेके आए, दूसरी पन्नी में ना लाए, क्योंकि वो रिसाइकल होके आती है। तो वो रिसाइकल, रीमोल्ड, रीयूज, तीनों का मतलब एक है, रिसाइकल, रीमोल्ड, रीयूज। तो सिंपल सीधी बात है, थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होती है जो रिसाइकल, रीमोल्ड, रीयूज हो सके। खास बात ये क्या होती है, इसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है, इसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है वो इलास्टोमर से ज्यादा और फाइबर से कम, यानी कि इंटरमीडिएट बिटवीन इलास्टोमर एंड फाइबर। बात क्लियर? तो थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होती है जो रीमोल्ड, रीयूज, रिसाइकल हो सके, जिसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इलास्टोमर से ज्यादा और फाइबर से कम होती है। बात क्लियर? ठीक। इसी के साथ साथ आपने देखा होगा कि इसका एग्जांपल है पॉलीथीन। अगर आप पॉलीथीन को जलाओगे तो टपकने लग जाती है, बाकायदा ऐसे टपकती है, और उसी को जलाने के बाद ठंडा करो तो हार्ड हो जाती है। तो ये प्लास्टिक को हीटिंग करने पर सॉफ्ट हो जाती है और बाकायदा ठंडा करने पर हार्ड हो जाती है। और भी इसकी कई प्रॉपर्टीज हैं, एनसीईआरटी में लिखी है, वो आप पढ़िएगा। थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक क्या प्लास्टिक होती है, ध्यान से देखिए। वो प्लास्टिक होती है जो रिमोल्ड, रिसाइकल, रीयूज ना हो सके। थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक वो प्लास्टिक होती है जो रिमोल्ड, रिसाइकल, रीयूज ना हो सके। ये वाली जो थर्मोप्लास्टिक है जनरली लीनियर प्लास्टिक होती है, ये वाली ब्रांच प्लास्टिक होती है। एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। लीनियर और ब्रांच वाले वर्ड में भी इसलिए यूज नहीं कर रहा, जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा जब आप देखेंगे।
बात क्लियर? तो सिंपल सीधी सी बात यहाँ पर क्या है जो समझने लायक बात है। तो थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक वो प्लास्टिक होती है जो रीमोल्ड, रिसाइकल, रीयूज ना हो सके। एग्जांपल के तौर पर बेकेलाइट। बेकेलाइट मतलब कुकर का हैंडल। कुकर का हैंडल अगर आपने एक बार यूज कर लिया तो दोबारा यूज नहीं करेंगे, फेंकना पड़ेगा। बात क्लियर? इसी तरह से मेलामाइन, स्विचेस एक बार यूज करने के बाद फेंकना पड़ेगा, दोबारा यूज नहीं होंगे, तो रीमोल्ड, रिसाइकल, रीयूज नहीं हो सकते। तो ये क्या इलास्टोमर जिसमें वीक फोर्सेस डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करता है। फाइबर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं जिसकी वजह से हाई टेंशन स्ट्रेंथ शो करता है। रीमोल्ड, रिसाइकल, रीयूज थर्मोप्लास्टिक होती है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इलास्टोमर से ज्यादा, फाइबर से कम, ठीक है। गर्म हीटिंग करने पर सॉफ्ट हो जाती है और ठंडा करने पर हार्ड। रीमोल्ड, रीयूज, रिसाइकल नहीं हो सकती। ये लीनियर पॉलीमर है, एक तरह से ब्रांच पॉलीमर है, ठीक है। देख लीजिएगा जरा एक बार एनसीईआरटी में, ठीक। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि थर्मोसेट प्लास्टिक रीमोल्ड, रीयूज, रिसाइकल नहीं हो सकती। इसका एग्जांपल है बेकेलाइट, मेलामाइन। इसका एग्जांपल आप जानते हैं पॉलीथीन। बात क्लियर? तो ये था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसको मैंने यहाँ पर खत्म कर दिया। अब मैं समझाने जा रहा हूँ अगली चीज। देखिए, सबसे पहली चीज जो आती है उसे समझिए। सबसे पहली चीज क्या है यहाँ पर? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर। अगर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर, इस हिसाब से ये हमारे तीन तरह के होते हैं। लीनियर पॉलीमर, ब्रांच चेन पॉलीमर, क्रॉस लिंक पॉलीमर। मतलब इससे पहले मैं आपको थर्ड वाला समझा देता हूँ पहले, क्योंकि ये फिर ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ये इतना टफ नहीं है। तो होता क्या है, ध्यान समझिए। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, इसे ध्यान से समझिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इससे बड़े ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के हिसाब से फिलहाल ये होता है एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर क्या है, मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने एक इथीन लिया, ठीक, और फिर मैंने एक और इथीन ले लिया, दो इथीन ले, इनको मैंने पॉलीमराइज किया। ये बॉन्ड इन दोनों के बीच में आ गया, ये बॉन्ड आगे चला गया और एक बॉन्ड पीछे से आएगा। यहाँ पे बाकायदा लिख सकते हैं पॉलीमराइजेशन। अब समझिएगा, तो सबसे पहली बात क्या है, यहां देखिए, इसे मैं कहूंगा पॉलीथीन, ठीक। तो इसका नाम बाकायदा है इथीन। अब समझिएगा जरा, ये इथीन है, ये पॉलीथीन है। पहले ये लिखिएगा, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, ठीक। इसके बाद मैं एक एग्जांपल और लिख रहा हूं, उस एग्जांपल को भी आप समझेंगे। जैसे एक ये रहा बाकायदा, इसका नाम है एडिपिक एसिड, इसका नाम है हेक्सामिथाइल डाइएमाइन, हेक्सामिथाइल डाइएमाइन। अब कहानी क्या है, इसका मैं पॉलीमराइजेशन कर रहा हूं। यहां से H2O निकाल दीजिए इस जगह पर से। अगर इससे OH गायब हुआ तो इससे भी OH गायब कीजिए, क्यों ये बाद में देखेंगे। अगर NH2 से H गायब हुआ तो यहां से भी H गायब कीजिए। यहां से OH गायब किया तो यहां से भी OH गायब कीजिए। चलिए पूरा खोल के लिख लीजिए COH को, ये लीजिए, खोल इसको खोल के लिख लीजिए पूरा, ठीक। तो यहां से OH गायब होगा, देखिएगा इस जगह से OH गायब हुआ तो यहां से भी OH गायब होगा, CH2 फिर CO, अगेन NH, देन CH2 6 NH। इसका नाम है बाकायदा नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 समझिए क्या है, मैं बताता हूं। देखिए, सबसे पहले है एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर क्या होता है? सबसे पहली बात, एडिशन पॉलीमर वो कंपाउंड शो करेंगे जिनके मोनोमर में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होंगे।
जैसे एडिशन रिएक्शन होगी ना, आपको याद हो, जैसे मान लीजिए मैंने ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया और फिर मैंने यहाँ पर HSA लिया, बाकायदा आपने किया होगा, H यहाँ जुड़ गया, H यहाँ जुड़ गया, तो ये हो जाता है हमारा CH3 CH2H। तो मैं इसे कहूंगा एडिशन रिएक्शन, H भी जुड़ गया, H भी जुड़ गया, और ये एडिशन रिएक्शन कहाँ हुई, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का। तो एडिशन पॉलीमर की अगर मैं बात करूं, एडिशन पॉलीमर वो शो करेंगे, एडिशन पॉलीमर वो शो करेंगे जिनमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन मौजूद हो। एडिशन पॉलीमर वो शो करेंगे जिनमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो, उस वो शो करेंगे एडिशन पॉलीमर। तो कहानी क्या है, यहाँ समझने लायक बात यह है कि एडिशन पॉलीमर में कुछ नहीं होता, बॉन्ड शिफ्ट हो जाते हैं और ना ही कोई छोटा मॉलिक्यूल रिलीज होता। तो एडिशन पॉलीमर वो एडिशन पॉलीमर वो शो करेंगे जिसके अंदर क्या होगा, जिसके मोनोमर के अंदर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होगा, सिंपल बॉन्ड शिफ्ट करके आपस में जुड़ जाएंगे। बात क्लियर, आपस में जुड़ जाएंगे। देखिए इसका मतलब है यहाँ से कॉन्टिन्यूअस, इसका मतलब है पीछे से कॉन्टिन्यूअस, और कहाँ तक जा रहा है, एन तक। देखिए ये वाला बॉन्ड तो आगे चला गया, ये वाला बॉन्ड कहाँ से आया, ये वाला, ये इसके पीछे की तीन होगी ऐसे करके। ये बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला, ये जो बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है वो ये है। बात क्लियर, अब ध्यान से समझिएगा। तो एडिशन पॉलीमर वो शो करेंगे जहां पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो मोनोमर के अंदर और कोई भी छोटा मॉलिक्यूल रिलीज ना हो। कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होता है, कंडेंसेशन पॉलीमर वो कंपाउंड शो करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कंडेंसेशन पॉलीमर वो कंपाउंड शो करते हैं जिनके पास कम से कम एक मोनोमर पे दो फंक्शनल ग्रुप हो। कितने फंक्शनल ग्रुप हो, दो। और जब दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो वहां से एक छोटा सा H2O निकाल करके, यहाँ से H निकला, यहाँ से OH निकला, ये दोनों आपस में जुड़ गए, तो एक छोटा सा H2O निकाल करके ये आपस में जुड़ जाते हैं। बात क्लियर, तो इसे कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। इसका एग्जांपल है नायलॉन 6,6। अब एक छोटी सी बात को ध्यान से आपको समझना है, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। देखिएगा, सबसे पहली चीज जो है, जो समझाने लायक है, उसको देखेंगे। सबसे पहली चीज देखिएगा, देखो सबसे पहली चीज क्या है, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। देखिए देखिए ध्यान समझिए क्या है, मैं आपको बताता हूं एक छोटी सी चीज को ध्यान समझिए। मान लीजिए इस ग्रुप को देखिए, पॉलीमर का मतलब होता है लंबी चेन बनाना। एक साइड से इधर से लंबी चेन बनेगी और इधर से भी लंबी चेन, मतलब पॉलीमर का मतलब है अगर किसी को पॉलीमर बनाना है तो उसे दोनों तरफ से जुड़ना पड़ेगा। मान लीजिए मैं मोनोमर हूं तो मुझे इधर से भी जुड़ना पड़ेगा और इधर से भी जुड़ना पड़ेगा। तो सिंपल सीधी सी बात है, इस ग्रुप को अगर जुड़ना है और जुड़ने के लिए यूज करता है फंक्शनल ग्रुप। क्या यूज करता है, फंक्शनल ग्रुप। तो कहानी क्या है कि कंडेंसेशन पॉलीमर के अंदर वो फंक्शनल ग्रुप यूज करता है। तो अगर इसे जुड़ना होगा तो ध्यान समझिए, मैं रेड से बना रहा हूं, ध्यान समझिए, इसे लेफ्ट हैंड साइड में भी फंक्शनल ग्रुप चाहिए और इसे राइट हैंड साइड में भी फंक्शनल ग्रुप चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर इसे लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ना है तो लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शनल ग्रुप चाहिए यूज करने के लिए, और राइट हैंड साइड में जुड़ना है तो इसे बाकायदा राइट हैंड साइड में फंक्शनल ग्रुप चाहिए जुड़ने के लिए, तभी तो जुड़ेगा। अगर मान लीजिए यहाँ फंक्शनल ग्रुप नहीं हुआ तो चेन यहीं रुक जाएगी, सिर्फ दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए। लेकिन अगर मुझे, सिंपल सीधी सी बात ये है कि अगर मुझे यहाँ पर लंबी चेन बनानी है तो कम से कम अगर मैं मोनोमर हूं तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड से जुड़ने के लिए यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप चाहिए, राइट हैंड साइड से जुड़ने के लिए यहाँ एक फंक्शनल ग्रुप चाहिए। तो सिंपल सीधी बात है, अगर कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप के जरिए जुड़ना चाहता है तो उसमें कम से कम दो फंक्शनल ग्रुप तो जरूर हो, तभी जुड़ेगा। एक लेफ्ट हैंड साइड से जुड़ने के लिए, एक राइट हैंड साइड से जुड़ने के लिए। तो सिंपल सीधी बात है, एडिशन पॉलीमर वो पॉलीमर होते हैं जिनमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन उनके मोनोमर पे होना चाहिए, और पॉलीमराइज होने के लिए वो डबल बॉन्ड को यूज कर लेते हैं। इसने अपना डबल बॉन्ड यहाँ रखा, इसने डबल बॉन्ड आगे वाले को दिया, फिर उसने आगे वाले से जोड़ लिया, इस तरह से। बट और यहाँ पर कोई भी छोटा मॉलिक्यूल रिलीज नहीं होता। कंडेंसेशन पॉलीमर की खास बात यह होती है कि यहाँ पर मिनिमम दो फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। मोनोमर हमारा बाई फंक्शनल तो ही हो, ट्राई हो तो अच्छी बात है, टेट्रा हो तो और भी अच्छी बात है। तो कंडेंसेशन पॉलीमर हमारे वो कंपाउंड शो करेंगे
जिनके मोनोमर के पास मिनिमम 2 फंक्शनल ग्रुप हो, जिनके मोनोमर बाई फंक्शनल ग्रुप हो और वो जुड़ने के लिए एक छोटा मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे। तो H2O रिलीज किया। अब कितने H2O रिलीज हुए? ये N मॉलिक्यूल है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, इस तरह से रिलीज होंगे। तो N मॉलिक्यूल है तो N H2O रिलीज होगा। ठीक, यहाँ से OH रिलीज, तो आप देखिए यहाँ से भी OH रिलीज हुआ होगा। यहाँ से H रिलीज तो NH2 से H रिलीज, तो यहाँ से भी H गायब हुआ होगा। यहाँ से कॉन्टिन्यूअस, यहाँ से कॉन्टिन्यूअस। तो कंडेंसेशन पॉलीमर वो पॉलीमर होते हैं जिनके मोनोमर के पास बाइफंक्शनल 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो और जब वो पॉलीमराइज होंगे तो एक छोटा मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे। इस चीज को मैं क्या कहूंगा? कंडेंसेशन पॉलीमर। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक, तो एडिशन पॉलीमर समझ में आ गया। मोनोमर में कार्बन डबल कार्बन होना चाहिए, कोई भी छोटा मॉलिक्यूल रिलीज नहीं होना चाहिए, तो उसे हम कहेंगे एडिशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर, मोनोमर में 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए और एक छोटा मॉलिक्यूल रिलीज होना चाहिए, तो हम उसे क्या कहेंगे? कंडेंसेशन पॉलीमर। इस कंपाउंड का नाम एडिपिक एसिड है, इसका नाम हेक्सामिथाइल डायमाइन है और इसको हम कहते हैं नाइलॉन 6,6। अब एक छोटी सी बात यहाँ पर समझेंगे इस जगह पर। देखिएगा, अगर मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ बताऊं, ये चीज तो मैंने आपको बता दी। अगली टर्म आ जाती है यहाँ पे होमोपॉलीमर। यहाँ पर आप एक नजर रखेंगे बोर्ड की तरफ, जरा ध्यान से समझना, इस चीज को मैं रखता हूं। देखिए, होमो मतलब एक जैसे। जब 2 मोनोमर एक जैसे होंगे, तो उसे हम होमोपॉलीमर कहेंगे। यहाँ पर दोनों मोनोमर देखिए, ये भी तीन, दोनों मोनोमर एक जैसे हैं, रिपीटिंग यूनिट एक जैसी है यहाँ पर। तो जब दोनों मोनोमर एक जैसे होंगे तो उसे हम होमोपॉलीमर कहेंगे। और जब दोनों मोनोमर एक जैसे होते हैं तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हम एक मोनोमर से भी काम कर सकते हैं। सीधा N को डबल बॉन्ड को आगे लीजिए, पॉलीमराइजेशन लिखिए और CH2 N, इधर से कॉन्टिन्यूअस, इधर से कॉन्टिन्यूअस। तो इसे मैं कहूंगा होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर क्या है मैंने आपको बता दिया। सिंपल सीधी सी बात यहाँ पर ये है कि होमो मतलब एक जैसे। जब दोनों मोनोमर एक जैसे होंगे तो इसे हम होमोपॉलीमर कहेंगे। और जब दोनों मोनोमर एक जैसे होंगे, तो हम एक मोनोमर से भी काम कर सकते हैं, इसलिए हम उसे कहेंगे होमोपॉलीमर। और उसकी डिफाइन है सिंगल मोनोमेरिक यूनिट इज अ होमोपॉलीमर। सिंगल मोनोमेरिक यूनिट इज अ होमोपॉलीमर, क्योंकि दोनों एक जैसे थे तो मैंने एक ही लिख लिया। यानी कि जो रिपीटिंग यूनिट है वो सिर्फ यही है, यही चीज बार बार रिपीट होगी। को मतलब डिफरेंट, जहां पर दोनों मोनोमर अलग अलग होंगे उसे कहेंगे कोपॉलीमर। यहाँ देखिए, इस वाले मोनोमर का नाम क्या है? एडिपिक एसिड। इस वाले का नाम क्या है? हेक्सामिथाइल डायमाइन। तो दोनों अलग हैं, सेम है? दोनों अलग हैं, तो इसे कोपॉलीमर कहेंगे। क्या कहेंगे? कोपॉलीमर। और ये दोनों से दोनों लिखने जरूरी है, क्योंकि रिपीटेड यूनिट ये वाली है। ये N का मतलब है कि बार बार रिपीट होगा। तो को मतलब डिफरेंट, जहां पर डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट होगी उसे हम कहेंगे कोपॉलीमर। तो इसका नाम कोपॉलीमर क्यों है पता लगा? कोपॉलीमर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट है। बात क्लियर? डन। इसके बाद एक चीज ध्यान समझेंगे, एक आ जाता है इसके अंदर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर। एक होता है लीनियर पॉलीमर। जैसे देखिए, बिल्कुल सीधा चल रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट चेन होगा तो लीनियर पॉलीमर। अगर यही कहीं ब्रांचिंग आ जाए, मान लीजिए यहाँ मैंने ब्रांचिंग करा दी, तो ब्रांच पॉलीमर। और अगर ये क्रॉस लिंक बना ले, जैसा कि वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, गुडियर वाले में सल्फर ने बीच में क्रॉस लिंक कर लिया था, तो उसे कहेंगे क्रॉस लिंक पॉलीमर। यानी कि सीधी चेन रही तो क्या होगा? सीधी चेन रही तो लीनियर पॉलीमर, ब्रांचिंग आई चेन में तो ब्रांच पॉलीमर, और अगर क्रॉस लिंक बनाया तो नेटवर्क पॉलीमर। घबराने वाली बात नहीं है, नहीं समझ आया तो आगे अच्छे से समझ आ जाएगा। 20-25 बार इंप्लीमेंट होगा इस चीज का, इसे आप नोट कर लीजिएगा। मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ।